नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीएम धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। सीएम धामी ने कहा है कि अंकिता भंडारी के माता-पिता के अनुरोध और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रकरण की सीबीआई जांच कराए जाने की संस्तुति प्रदान की गई है। दरअसल कुछ दिन पहले अंकिता भंडारी के माता-पिता ने सीएम धामी से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की थी, जिस पर सीएम धामी ने कहा था कि जल्द ही उनकी मांगों के अनुरूप राज्य सरकार फैसला लेगी, जिसके तहत अब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच कराए जाने पर अपनी सहमति जता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार सदैव प्रतिबद्ध रही है। अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है, सीबीआई जांच की संस्तुति भी दे दी है, किस तरह की खुशी भी है और अंकिता के माता पिता का क्या कुछ बयान भी इसके बाद आया है सामने? देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि जो अंकिता भंडारी मामला है वो हाल फिलहाल में सोशल मीडिया जो कुछ ऑडियो है इसके बाद उजागर हुआ और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तमाम तरह की भूचाल भी जो है वो देखने को मिले। और अब जिस तरह से लोग लगातार जन संगठन जो है आंदोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो इस पूरे प्रकरण पर जो है मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि उनके माता पिता से मुलाकात की जाएगी अंकिता के, और उसके बाद जो अंकिता के माता पिता चाहते हैं उस पर जो है आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। अंकिता के माता पिता से बुधवार को मुलाकात सीएम ने आवास पर की और उसके बाद जो है उनसे बातचीत करने के बाद जो है अब पूरे इस प्रकरण की अगर हम बात करें तो सीबीआई की जांच के लिए संस्तुति कर दी है और केंद्र को कहा है, केंद्र के लिए कहा गया और केंद्र अब इसमें आगे किस तरह से संस्तुति करता है, किस तरह से देखते हैं कि जांच उठाई जाती है। लेकिन अगर पूरे प्रकरण को हम देखें तो कल से लगातार जो है विपक्ष के भी अब जो बयानबाजी है वो देखने तो को मिल ऐसे में रही है। अब विपक्ष क्या सीबीआई कुछ मांग कर रहा है योगेश? देखिए विशाल, अगर सीबीआई की जांच के बाद अगर देखा जाए जिस तरह संस्तुति की है उस अब जो है विपक्ष जो है सामने आ रहा है, वो जो है एक और इसका जो संगठनों का आंदोलन था उसकी जीत बता रहा है। तो दूसरी ओर उनका कहना यही है कि इस पूरे प्रकरण पर कहीं ना कहीं सीबीआई की जो जांच है वो सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल हो, वे लगातार जो है
इसमें अब जल्दबाजी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक संस्तुति की गई है और ऐसे में अब उनको इस सीबीआई पर विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं कि सीबीआई पर विश्वास नहीं है, सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। तो यानी कि जिस तरह देखा जाए कि फिर जो है कहीं ना कहीं जो है दूसरे दृष्टिकोण में इसको मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अगर माता पिता की बात की जाए अंकिता की, तो वह हो या इस राज्य की जनता हो, वह काफी असंतुष्ट नजर आ रही है कि सीबीआई की मांग की गई है और सरकार ने अब सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी है। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और गणेश गोदियाल का बयान भी सुन लेते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं। फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है। तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है। सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है कि ये सीबीआई जांच सरकार ने आदेश की है। लेकिन ये सीबीआई जांच हमने कहा है कि इसको देखना बाकी होगा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश को इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है कि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी मांग ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माननीय किसी जस्टिस महोदय की देखरेख में ही इस जांच आदेशित हो। हम ये मांग करते हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश, आप सुन भी रहे थे, जो विपक्षी दल है वो इस बात को कह रहे हैं कि ये हमारा संघर्ष रहा है। तो क्या 3 से 4 साल बाद ये लोग जागे हैं, 4 साल बाद, 3 साल बाद इनको याद आया है कि अंकिता को न्याय दिलाना है? देखिए, बिल्कुल विपक्ष जो है जिस तरह से देखा जाए कि ऑडियो सामने आई और ऑडियो सामने आने के बाद फिर उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि इस पर जो है सीबीआई की मांग होनी चाहिए और सीबीआई की जांच को लेकर के उन्होंने मांग की और सीएम आवास का घेराव किया। लेकिन ये स्पष्ट मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि वह राजनीतिक दलों के किसी भी जो है दबाव में इस फैसले को नहीं लेंगे। वह पहले माता पिता से बातचीत करेंगे और वह क्या चाहते हैं उस पर आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर जब उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने भी सीबीआई की बात रखी, तो उस पर जो है सरकार ने अब आगे कदम बढ़ाया है और साफ तौर पर कहा है कि अब सीबीआई की इसमें जांच होगी और सीबीआई की संस्तुति अब कर दी गई है। विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहा है कि उनकी जीत है और सीबीआई पर उन्हें भरोसा नहीं है, संस्तुति जो है की है, लेकिन सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। यानी कि अभी उनको इंतजार करना चाहिए कि केंद्र जो है क्या सीबीआई की जो जांच है वो सिटिंग जज की निगरानी में कराते हैं या फिर रिटायर्ड जज की निगरानी में कराते हैं। ये अभी इंतजार करना चाहिए था, लेकिन इंतजार न करते हुए इसको जीत बताने के साथ साथ जो है सीबीआई को भी अब पर भी शक का जो घेरा है वो डाल दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस पर जो है केंद्र किसकी निगरानी में इसको जांच को कराता है, क्योंकि सीबीआई की संस्तुति कर दी है। लेकिन उसको लेकर जो है काफी हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग लगातार मांग कर रहे थे उनकी उन्होंने अपनी मांग को आगे बढ़ाया और सीबीआई की जांच की संस्तुति जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम किसी भी जांच से पीछे नहीं हट रहे थे, अभी भी नहीं हटेंगे और हम चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर करू करेंगे, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश आज लेंगे शपथ। लोक भवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह दिलाएंगे शपथ। न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता को दिलाएंगे शपथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज गुप्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं और आज वो शपथ भी लेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, मुख्यमंत्री धामी का आज टिहरी दौरा। खेलकूद और साहसिक सांस्कृतिक महोत्सव के समापन में होंगे शामिल। राजकीय इंटर कॉलेज छाम में होगा कार्यक्रम। सीएम के दौरे को लेकर भी तैयारियां पूरी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टिहरी दौरा है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और इस दौरान खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव के समापन में शामिल भी होंगे मुख्यमंत्री। सभी तरह की तैयारियां भी इस दौरान पूरी कर ली गई हैं। भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं संभाग कार्यालय हल्द्वानी में नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 को लेकर प्रेस वार्ता की है। सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि ये अधिनियम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है, जो पूर्ववर्ती मनरेगा योजना का स्थान लेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साथ ही मजदूरी का भुगतान अब 7 दिनों के भीतर होगा और विलंब होने पर मुआवजे का भी इसमें प्रावधान होगा।
इस एक्ट का पूरा नाम है VBG RAM फिर जी। तो जी राम जी ये एक शॉर्ट फॉर्म आया है इसका, जो आप मनरेगा कहिए या कोई भी कहिए जिसका नाम बदलने की बात कर रहे हैं। बहुत सारी कमियां खामियां, इस साल यहाँ की मिट्टी उठाई यहाँ उलट दी, फिर उसी मिट्टी को अगले साल उलट दिया। कोई ऊपर से देखने वाला नहीं, कोई ऑडिट नहीं। और राज्यों में मैंने बताया आपको कि बुरी तरह से भ्रष्टाचार का आलम हो गया था। ये एक कमाई का जरिया कुछ लोगों का, विभागों का बन गया था, सरकारों का बन गया था। ये संपत्ति हम सबकी है। हमारे एक एक पैसे, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर साबुन लेता है तो उसमें वो टैक्स भी दे रहे हैं साथ में, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा रहता है। उस पैसे का दुरुपयोग क्यों हो, सही बने, ताकि 2047 में विकसित भारत जब बने उस समय आधारभूत ढांचा हमारा खड़ा हो। इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं। अभी तक 11 लाख करोड़ रुपए कुल खर्च हुआ है जब से ये बना है, मोटा मोटा आंकड़ा है, जिसमें से 8 लाख से ऊपर सिर्फ मोदी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने खर्च कर दिया है। यानी कांग्रेस की सरकार, जो विपक्ष की सरकारें थी, मात्र 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर पाई। विकासनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने डाकपत्थर परियोजना क्षेत्र के निजीकरण, जमीन आवंटन में पारदर्शी की कमी और एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही बढ़ते क्रशर प्लाटों को पर्यावरण और स्थानीय लोगों के लिए खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि बड़े औद्योगिक और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ, ये प्रतीत हो रहा है कि जैसा पूरे देश में हो रहा है कि बेशकीमती प्रोजेक्ट लैंड्स को प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिया जा रहा है, और वो भी एक क्षेत्र विशेष से आते हैं, यहाँ भी वही प्रतीत हो रहा है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट लैंड बैंक की बहुत कमी है। हम उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डेवलप नहीं कर पाए, और जो लैंड बैंक है, अगर हम होटल बनाने के लिए, वेलनेस सेंटर बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे देंगे, तो यूनिवर्सिटी तो हमारे यहाँ वैसे ही निजी क्षेत्र में काफ़ी बन चुकी है। हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुके हैं। तो ये कौन सा अचीवमेंट गवर्नमेंट देख रही है इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि जो ज़मीनें उन्होंने छांट ली हैं, उनको खुर्द-बुर्द करने की एक पॉलिसी उनके सामने रख दी गई है। और मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, इस प्रदेश की कैबिनेट से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो राज्य के हित में विचार करें। रुड़की की शिवपुरम कॉलोनी की गली नंबर 9 और 10 में नाली की पुरानी समस्या एक बार फिर उभर आई है। कुछ समय पहले सड़क सूखी थी, लेकिन आज सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि कुछ समय पहले एसडीएम रुड़की और चेयरमैन भी आए, जिन्हें समस्याओं से अवगत कराया गया था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कभी इस जटिल समस्या को लेकर शासन प्रशासन को शिकायत पत्र तक नहीं लिखा है, जबकि ये बहुत पुरानी समस्या है। लोगों में इसे लेकर भारी गुस्सा भी है और ऐसे प्रतिनिधियों के बारे में खोया पाया की रिपोर्ट लिखने की बात भी कर रहे हैं। पूर्वी शिवपुरम में रहते हैं और हमारे यहाँ ये नगर निगम आता है और जबरदस्ती हमारे यहाँ पानी खोलते हैं। ये वार्ड नंबर 19 का भी जो हमारा उसका कोई संबंध नहीं है, और रहीमपुर वालों द्वारा बंधे लगाए जाते हैं और हमें पुलिस का दबाव देते हैं और कहते हैं कि हम पानी यहीं चलाएंगे, लेकिन हमारे घर भी डूब रहे हैं और हम भी परेशान हैं आने जाने से, और रोड पर हमारे पानी आता है और नगर निगम भी जबरदस्ती करता है हमारे साथ। और संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से लोग परेशान भी हैं और क्या इनकी कोई सुध भी ले रहा है या नहीं? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि रुड़की स्थित शिवपुरम कॉलोनी में 9 और 10 नंबर गली में जो समस्याएं देखने को मिल रही है, लगातार इस तरीके से यहाँ पे पानी का जल भराव देखने को मिली है, जिस वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान है। उन्होंने लगातार जो वहाँ के निगम के जो चेयरमैन है, लगातार उनसे भी बात करने का प्रयास किया, विधायक से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी है जो वहाँ पे उनकी समस्या का संज्ञान लेने को तैयार नहीं, जिस वजह से वो लोग लगातार प्रशासन होकर के प्रशासन से उसके गुहार लगा रहे हैं कि कृपया करके इसको ठीक करा दें, लेकिन
कोई भी इसकी सूद नहीं ले रहा है। और जो लोगों का कहना है कि वहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इसको ठीक कराने की बजाय वहाँ पर पुलिस आ रही है, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस दबाव बना रही है। तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरीके की वहाँ की समस्या को जो विधायक हैं या फिर जो वहाँ के पार्षद हैं या जो अन्य लोग हैं, जो अन्य जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं, वो लोग इस समस्या को किस तरीके से सूद लेते हैं। बिल्कुल परवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर रुड़की से ही है, जहां गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डीवी कॉलेज के बाहर दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। बताया गया कि मारपीट के दौरान अचानक गोली चलने जैसी तेज आवाज सुनाई दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक युवक घायल होकर जमीन पर गिरता हुआ भी नजर आया, लेकिन अब तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। देखिए, कल रात गंगनहर क्षेत्र में डीएवी कॉलेज के पास पर दो पक्षों में दो गुटों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें एक लड़के की ईंट लगती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें वर्तमान में फुटेज देखकर सभी लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे ही इनको चिन्हित कर लिया जाएगा उचित लगाने कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ गोली चलने की आवाज़ भी आई। देखिए, कुछ आवाज़ आ रही है किंतु कोई ऐसा वीडियो में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार हमारे पास सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद इसमें उचित लगाने कार्रवाई। हरिद्वार के बादराबाद क्षेत्र स्थित एक नामी अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित युवक का आरोप है कि डॉक्टर ने अपने बाउंसर के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और खुलेआम गुंडागर्दी की। वहीं घटना के दौरान बाउंसरों के हाथों में हथियार भी देखे जा रहे हैं, जिससे युवक बुरी तरह से डर गया है। घटना के बाद पीड़ित युवक ने बादराबाद चौकी पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत भी दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। खबर विकासनगर से है, जहां कोतवाली सहसपुर क्षेत्र से गुमशुदा नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में दून पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 3 नवंबर 2025 को परिजनों की ओर से कोतवाली सहसपुर में नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी विकासनगर के पर्यवेक्षक में प्रभारी निरीक्षक सहसपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन भी किया गया था और पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साथ बालिका के परिचितों से भी पूछताछ कर अहम सुराग जुटाए और आरोपी को इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया। बीजेपी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन कर दिया है और मोदी सरकार इसके फायदे भी गिना रही है, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के नेता अब तक विरोध इसका कर रहे हैं। कांग्रेस ने विरोध में देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है, जिस पर बीजेपी के नेता अब सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने मनरेगा योजना का नाम अब वीबीजी रामजी कर दिया है, जिसका अब तक विरोध हो रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी नाम बदलने और बदलवाने पर सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि केंद्र की सरकार मनरेगा की आत्मा को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ नाम बदलने का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारों को खत्म करने की साजिश है। आपने उसका मान सम्मान आज छीन लिया है। ये मोदी सरकार की इतनी बड़ी देन है। आपके सामने बहुत सी बातें रखी जाएंगी कि कांग्रेस हमेशा केवल क्रिटिसाइज करती है, लेकिन बात ये नहीं है। आप केवल रोजी रोटी नहीं, आप उसका काम करने का अधिकार छीन रहे हैं। इंसान पैदा होता है, हाथ पांव मिलते हैं, दिमाग मिलता है, काम करने के लिए इंसान पैदा होता है। आप उससे अगर काम छीन लेंगे, और वैसे भी हमारे यहाँ उत्तराखंड में बेरोजगारी कितनी, पलायन कितना होता है, गांव में कौन रह जाता है, गरीब से गरीब आदमी, महिलाएं, और जो वो काम करते थे अब आप उनसे काम आप ले रहे हैं।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कोविड जैसी महामारी के समय में लोग मनरेगा से बच पाए और उन्हें रोजगार के अवसर मिले। लिहाजा उत्तराखंड में 10 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। 10 जनवरी को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें मनरेगा का नाम बदले जाने की सच्चाई बताई जाएगी। 11 जनवरी को कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण करके जिला स्तर पर एक दिन का अनशन रखेगी। इस अनशन में पार्टी के सभी नेता और मनरेगा से जुड़े ग्रामीणों को भी सम्मिलित किया जाएगा। 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर गांवों में लोगों के बीच चौपाल लगाई जाएगी। 12 से 29 जनवरी तक ग्राम सभाओं में मनरेगा बहाली के प्रस्ताव पारित करना और काम मांगो अभियान चलाया जाएगा और 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर धरना दिया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक मनरेगा बचाओ धरना रखा जाएगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच विधानसभा घेराव किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की और हमारे लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी जी की चिट्ठियां हम सभी लोगों को देंगे। ग्राम प्रधान हैं जो उन्हें, जो पूर्व प्रधान हैं उन्हें, रोजगार सेवक हैं उन्हें, मनरेगा वर्कर हैं उन्हें और आम लोगों को हम इसके बारे में अवगत कराएंगे कि कैसे उनके साथ, उनकी रोजी रोटी के साथ, उनके काम के साथ भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है, उनके अधिकार छीने हैं। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक हम मनरेगा बचाओ धरना रखेंगे हर जिला पर। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक हम दिन तय करके विधानसभा घेराव रखेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पत्रों को ग्राम प्रधानों, पूर्व प्रधानों, रोजगार सेवक और आम लोगों को पहुंचाएंगे और उन्हें बताएंगे कि केंद्र की सरकार किस तरह उनके रोजगार के अधिकार को छीन रही है। 30 जनवरी को शहीदी दिवस के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर अमन, चैन, शांति और काम करने के अधिकार का संदेश दिया जाएगा। इसी तरह 31 जनवरी से 6 फरवरी तक कांग्रेस हर जिला मुख्यालयों में मनरेगा बचाओ धरना देने जा रही है। 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच तारीख तय करके कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है। इस पूरे अभियान के दौरान 4 बड़ी रैलियां भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें पार्टी के वरीय नेताओं की मौजूदगी होगी। इधर कांग्रेस के इस अभियान पर उत्तराखंड बीजेपी के नेता ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास अब कोई जनहित मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के नेता का दावा है कि बीजेपी की सरकार में प्रदेश की तेजी से तरक्की हो रही है और जनता बीजेपी के साथ है, लिहाजा इस अभियान का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए होनबिल टीवी। नमस्कार।